फ्रेंड्स, जब भी किसी सिंपल पेंडुलम को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं उसकी मेन पोजीशन से या फिर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं तो वो ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देता है और एक समय के बाद डैम्पिंग की वजह से वो आकर के रुक जाता है, अपनी मेन पोजीशन पे आकर के वापस आ जाता है। और ऐसे में वो एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है जो कि उसके समय के हिसाब से चलती है और उसको हम लोग नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं और इस ऑक्सीलेशन को हम लोग फ्री ऑक्सीलेशंस कहते हैं, राइट। इसमें होता ये है कि हम लोग एक बार फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं और फ्रीली ऑक्सीलेट होता रहेगा और फिर डैम्पिंग की वजह से रुक जाएगा। तो ये तो पहली चीज़ हो जाती है फ्री ऑक्सीलेशंस, जिसके अंदर क्रिएट होती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब अगर हम लोग चाहें कि वो ऑक्सीलेशंस रुके नहीं, अगर मैं चाहूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है वो रुके नहीं और ऑक्सीलेशंस करता रहे, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके ऑक्सीलेशंस चलते रहे और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बनी रहे। तो ऐसे में हम लोग ऐसे ऑक्सीलेटर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑक्सीलेटर्स और ऐसे ऑक्सीलेशंस को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑक्सीलेशंस, जिसके अंदर हम लोग फोर्स लगाते हैं या फिर ड्राइव करते हैं, राइट। तो ऐसे में जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, मतलब जैसे मान लीजिए कि नेचुरली जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी 10 ऑक्सीलेशंस पर मिनट की और फिर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसके अंदर एक और फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो गई, वो मान लीजिए कि 20 ऑक्सीलेशंस पर मिनट है। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी को हम लोग कहते हैं ड्राइवन फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब सिंपल फ्री ऑक्सीलेशंस के अंदर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और फोर्स ऑक्सीलेशंस के अंदर ड्राइवन फ्रिक्वेंसी होती है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है, राइट। यानी कि हमें समझ में आ गया कि फ्री ऑक्सीलेशंस यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी और फिर हमने फोर्स लगाया तो उसमें क्रिएट हुई ड्राइवन फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं और ड्राइवन फ्रिक्वेंसी को हम लोग ओमेगा डी से लिखेंगे, राइट, क्योंकि वो ड्राइवन है ना, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे में हमें समझना होगा ये जो फोर्स हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं वो कैसा है। वो फोर्स भी यकीनन हार्मोनिक ही होगा, यानी कि वो भी रिपीटेटिव फोर्स ही होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू में एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, जहाँ पर एफ जो है वो फोर्स है, कॉस ओमेगा डी टी जो है वो एक रिपीटेटिव जो फोर्स लगेगा, राइट। क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है या कॉस ओमेगा टी होता है वो होता है एक हार्मोनिक फंक्शन और यहाँ पे ओमेगा डी जो है वो हमारी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी होगी। यानी कि एक सिस्टम पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पर तकरीबन 3 तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला तो माइनस का के एक्स है, दूसरा हमारा माइनस का बी वी यानी कि डैम्पिंग फोर्स है और तीसरा ये वाला फोर्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू में ये तीनों फोर्स, उसके बाद एफ को हम लोग एम ए में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि एम ए इज इक्वल्स टू में माइनस का के एक्स माइनस का बी वी प्लस एफ नॉट कोस ओमेगा डी टी। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग एक्स टी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें निकालना है इसी के फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे इस ए यानी कि एक्सेलरेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वी को डी एक्स डी वी डी एक्स अपॉन में डी टी, राइट। और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक सिंपल हमारा पेंडुलम है जिसके ऊपर ये 3 फोर्स लग रहे हैं, राइट। तो हमें पता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी या फिर फ्री ऑक्सीलेशन की, तो उस समय हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू में ए कॉस ओमेगा टी, जहाँ पे ए जो है वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी जो टाइम के साथ साथ नेचुरली काम करेगी और डैम्पिंग के साथ साथ रुक जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे होंगे उस टाइम पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू में ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। यहाँ पर ए का यानी कि एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग एफ नॉट अपॉन में एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर इसका पूरे का अंडर रूट, राइट। और यहाँ पे जो ये फाई है यानी कि जो फेस डिफरेंस है उसको लिखेंगे टेन फाई इज इक्वल टू में माइनस का वी नॉट अपॉन में ओमेगा डी एक्स नॉट। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो देखिए हालांकि इसका भी एक डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए डैम्पिंग के अंदर हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक एक्सपोनेंशियली घटता चला जाता है। अगर आपने डैम्पिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। डैम्पिंग में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा होता है जहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये हमें बताता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ डिसिपेटिव फैक्टर्स की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से घटता चला जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को बराबर रखने के लिए, एम्पलीट्यूड को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, जिसमें ये एक्स्ट्रा जो हमारी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है वो क्रिएट हो रही है, जो कि इस हमारे डैम्पिंग फैक्टर के अगेंस्ट काम कर रही है। मतलब डैम्पिंग तो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो मेरा फोर्स है वो इस ऑक्सीलेशन को बनाए रख रहा है, इसके मास को जो है आगे पीछे बनाए रखता है। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि एम्पलीट्यूड कैसे काम कर रहा है। पे एम्पलीट्यूड बना हुआ है, राइट। और ये जो मेरा फेस डिफरेंस है ये हमें बताता है कि जो फोर्स है वो बेसिकली वेलोसिटी के थ्रू काम कर रहा है। मतलब वेलोसिटी बताता है, ये जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का निशान लगा हुआ है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट कराता है इसको एक्स नॉट का, जिससे कि एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है
जिसको हम लोग ड्राइवन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये हो जाता है इसका फेज डिफरेंस। तो ये दोनों ही वैल्यू हम लोगों को इस फॉर्मूले के अंदर रखनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x इज इक्वल टू में a cos ओमेगा टी होगा, और फोर्स ऑक्सीलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा a cos ओमेगा डी टी अपॉन में या फिर प्लस में फाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, यानी कि देखिए फ्री ऑक्सीलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे घट के खत्म हो जाएगा। फोर्स जो हमारा ऑक्सीलेशंस होते हैं उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो बना रहेगा, और यहाँ पे ये बना रहेगा या फिर ये बढ़ेगा वो इस पे डिपेंड करता है, इसको समझने पे, क्योंकि इसके ऊपर दो केसेस है अगर आप ढंग से देख पाएँ तो। देखिए फ्री ऑक्सीलेशन में जब भी ऑक्सीलेशन होता है तो यहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी बनती है, ड्राइवन में ड्राइवन फ्रिक्वेंसी बनती है। अगर मैं किसी ऑक्सीलेटर पे फोर्स लगा रहा हूँ, उसकी जो ड्राइवन फ्रिक्वेंसी बनेगी, अगर उसकी जो ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि सिंपली ये 10 ऑक्सीलेशंस पर मिनट कर रहा था और मैंने फोर्स लगा दिया, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी हो गई वो 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट की हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं फोर्स लगाऊँ तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, राइट। तो 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट हो गया, मतलब ये हो गया कि इन दोनों में फ़र्क आ गया, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू में एफ नॉट अपॉन में एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाला जो पार्ट है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हमें बताता है डैम्पिंग के बारे में। अब जब मैंने फोर्स लगा दिया, ऑक्सीलेशन लगातार चल रहे हैं, तो डैम्पिंग का तो खत्म ही होगा ना एक तरीके से कंसेप्ट। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए कि अगर मैं लगातार एक ऑक्सीलेटर पे फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका अंदर जो डैम्पिंग है वो तो होगी ही नहीं। डैम्पिंग का काम क्या है? ऑक्सीलेशन को रोकना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीलेशन तो लगातार चल रहे हैं, तो इसका मतलब डैम्पिंग के इस पार्ट को हम लोग जीरो कहेंगे, राइट। तो ये हो जाता है पहला केस, और इसको हम लोग कहते हैं कि इफ ड्राइवन फ्रिक्वेंसी इज फार देन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जैसे पहले 10 ऑक्सीलेशन पर मिनट हो रही थी, अब 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट होगी। दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर ये जो मेरी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी के क्लोज आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 10 ऑक्सीलेशन पर मिनट था, तो जो ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है मान लीजिए 9 ऑक्सीलेशन होगी या 11 हो जाए या फिर 10 ही हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये पार्ट तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं। जैसे ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो मैं लिखूंगा एफ अपॉन में ओमेगा डी का स्क्वायर बी का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। ये चीज़ मैं लिखूंगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो इसके एम्पलीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? थोड़ा सोच के देखिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप झूला झूलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि यार मैं झूला झूल रहा हूँ, तो मान लीजिए कि मैं 20 बार जो है झूलता हूँ 1 मिनट के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर इतना फोर्स लगाऊँ कि मैं 20 बार ही झूलता रहूँ, मतलब हर बार। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप क्या करते हैं, अपने पैर से क्या करते हैं, ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका झूला जो है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 या 3 बार झूलने के बाद आप नीचे पैर लगाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपकी फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, आप 20 बार झूल रहे हैं 1 मिनट के अंदर, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे कि आपका झूला जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, मतलब आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, अगर आपने नोट किया हो तो पैरों की मदद से आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, इससे बढ़ता जाता है एम्पलीट्यूड। तो इस केस में हो ये रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो बराबर है लेकिन एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, जहां पर दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाएं और ये जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाए, राइट। यहाँ पे फोर्स ऑक्सीलेशन तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी सिंपल फ्री ऑक्सीलेशन करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अगर फोर्स लगाऊं तो उसका जो ऑक्सीलेशंस है वो चलते रहेंगे, लेकिन अगर दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति को हम लोग अनुनाद या फिर रेजोनेंस कहते हैं। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊँ, एक हादसा हुआ था 1940 1 जुलाई एक टकोमा ब्रिज के ऊपर। टकोमा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कि हवा के साथ साथ वैसे भी ऑक्सीलेशन करता रहता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हल्की हवा चली, जिसकी वजह से इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी और हवा की वजह से जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट हुई, मतलब ड्राइवन फ्रिक्वेंसी, वो दोनों बराबर हो गई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये पुल का जो ऑक्सीलेशन है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब ये इधर उधर ज़्यादा ही डोलने लगा, जिसकी वजह से कुछ घंटों के बाद ये नीचे गिर गया। तो यहाँ पर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाने की वजह से उसमें रेजोनेंस क्रिएट हुआ और वो नीचे गिर गया। इसलिए मेनली करना ये होता है कि फोर्स पे ध्यान देना होता है। आप इतना फोर्स लगाएं कि दोनों फ्रिक्वेंसीज बराबर भी नहीं हो और बहुत दूर भी नहीं हो। जैसे अगर ये 10 है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर इसकी 10 ऑक्सीलेशन पर मिनट है, तो इसकी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं तो 13 या 14 या 15 रहे तो बेटर है। ज़्यादा फार भी ना जाए, मतलब ज़्यादा फार जाएगी तो क्या होगा कि ज़्यादा ही ऑक्सीलेट करना लगेगा, मतलब इसका ऑक्सीलेशंस बढ़ जाएंगे, हालांकि एम्पलीट्यूड वही रहेगा। और वहीं अगर दोनों फ्रिक्वेंसीज बराबर हो गई तो उसकी वजह से
ये जो है इसका जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी अलग नुकसान है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर मैं घड़ी के पेंडुलम के ऑक्सीलेशन अगर बढ़ गए तो वो घड़ी तोड़ के ही बाहर निकल जाएगा, मतलब इससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान इसी चीज़ का रखना होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं बाहर से। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है रेजोनेंस और फोर्स ऑक्सीलेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा एक और एग्जांपल के साथ इस वीडियो को लेकर के आऊँ आपके लिए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। मैं कहूँगा कि आप इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लॉजिकल है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फोर्स ऑक्सीलेशन और रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आया हो। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।